स्वागत है आप सभी का नालंदा यूनिवर्स 77 पर। कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने वाले हैं एंसेंट हिस्ट्री यानी कि प्राचीन इतिहास के बारे में। दोस्तों, आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर मॉडर्न हिस्ट्री और इंडियन पॉलिटी यानी कि आधुनिक भारत और भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित भी एमसीक्यू देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। प्रश्न नंबर 31 है, गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर निम्न में से कौन है। तो 31 का सही उत्तर होगा बी, यानी कि देवगढ़ का दशावतार मंदिर। जो ये देवगढ़ का दशावतार मंदिर है, ये गुप्त स्थापित कला का सबसे कह सकते हैं कि सर्वोत्कृष्ट मतलब सबसे शानदार या सबसे उम्दा मंदिरों में से एक माना जाता है। प्रश्न नंबर 32 है कि अजंता की गुफाओं में किन गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ है। ये बेहद इंपॉर्टेंट है दोस्तों। प्रश्न नंबर 32 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 16 नंबर गुफा, 17 एवं 19 जो ये है ये गुप्त काल से संबंधित है। प्रश्न नंबर आपको आना है 33 पे। इसमें है कि अमरकोश के लेखक अमर सिंह किस शासक के दरबार से जुड़े थे। तो 33 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय। अब आपको ये बताना है कि चंद्रगुप्त द्वितीय को किस और नाम से जाना जाता था। मैं बात कर चुका हूँ इससे पहले की वीडियो में, तो मैं बताऊंगा नहीं, आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। लिखना मतलब लिखना है। प्रश्न नंबर 34 है। और दोस्तों एक बात मैं और बताना चाहूँगा कि अगर बाहर से थोड़ा बहुत भी आवाज़ आ रहा है, अनप्लीजेंट आवाज़, जो मतलब थोड़ा बहुत हल्का फुल्का डिस्टर्बेंस, उन सब चीज़ों पर आपको ध्यान नहीं देना है। आप लोग बहुत होशियार हैं, आपको सिर्फ मेरी बातों पे सुनना है और सवालों पे गौर करना है। क्योंकि भाई थोड़ा बहुत तो आवाज़ कहीं ना कहीं से आएगा ही आएगा, क्योंकि एकदम शांति तो भाई इतना आसान नहीं है। तो प्रश्न नंबर 34 है कि गुप्त सावंत जो कि 319 से लेकर 320 को प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है। दोस्तों 34 का सही उत्तर होगा ए, यानी कि चंद्रगुप्त फर्स्ट। अब बात करें दोस्तों प्रश्न नंबर 35 के बारे में। इसमें है कि चंद्रगुप्त फर्स्ट ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया। तो प्रश्न नंबर 35 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अपने राज्यरोपण के स्मारक के रूप में। प्रश्न नंबर 36 है कि प्रयाग प्रसिद्ध अभिलेख का लेखक हरिशेन किस शासक का दरबारी कवि था। 36 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि समुद्रगुप्त का। ठीक है। प्रश्न नंबर 37 है आप सभी के सामने कि गुप्त काल को प्राचीन भारत का आकाशकल युग यानी कि जो सबसे मतलब कह सकते हैं अच्छा क्यों कहा जाता है। तो 37 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कला एवं साहित्य के क्षेत्र में अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचने के कारण, मतलब कि जब जो कला था साहित्य उस समय उस दौरान गुप्त काल के दौरान बहुत ही शानदार था, बहुत ज़्यादा उसको बढ़ावा दिया जाता था। यही कारण है कि उसको गोल्डन इरा भी कहा जाता है, यानी कि स्वर्ण युग भी कहा जाता है। तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा कि गुप्त काल कहीं ना कहीं सबसे महान माना जाता है, अच्छा माना जाता है। प्रश्न नंबर 38 है कि सारनाथ के धमेक स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ। तो 38 का सही उत्तर होगा डी, यानी कि गुप्त में। प्रश्न नंबर 39 है कि गुप्त काल की सोने की मुद्रा को क्या कहा जाता था। 39 का सही उत्तर होगा ए, यानी कि दिनार। ये ध्यान देना, गुप्त काल के जो सोने की मुद्रा होते थे उसको कहा जाता था दिनार नाम से संबोधित किया जाता था। कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा, ध्यान देना। 40 का सही उत्तर होगा डी, यानी कि कालिदास। प्रश्न नंबर 41 है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है। तो प्रश्न नंबर 41 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गुप्त। ठीक है, ये ध्यान देना। क्या पूछा गया है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग कौन है। तो भाई साहब गुप्त युग है, यानी कि गुप्त काल है। प्रश्न नंबर 42 है कि गुप्त युग में भू राजस्व की दर थी। तो क्या थी उस समय भू राजस्व की दर। सही उत्तर होगा बी, यानी कि उपज का छठा भाग। ये एक कह सकते हैं राजस्व का एक दर था, टैक्स कह सकते हैं। प्रश्न नंबर 43 है कि नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। तो 43 का सही उत्तर होगा ए, यानी कि गुप्त काल की। प्रश्न नंबर 44 है कि किस वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था। ये ध्यान देना। 44 का सही उत्तर होगा ए, यानी कि गुप्त वंश में। ठीक है। अब आ जाइए प्रश्न नंबर 45 में। एक मिनट। इसमें कहा जाता है कि दिल्ली के मेहरौली के कुवत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लोह स्तंभ किसकी स्मृति में है। ध्यान देना। 45 का सही उत्तर होगा बी, यानी कि चंद्र मतलब चंद्रगुप्त के। और क्या। प्रश्न नंबर 46 है कि कालिदास द्वारा रचित माल माल मालविकग्नि मित्र नाटक का नायक कौन था। तो 46 का सही उत्तर होगा सी, यानी कि अग्निमित्र। ठीक है। प्रश्न नंबर 47 पे आइए। इसमें है कि समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उससे किस अभिलेख में उपलब्ध है। 47 का सही उत्तर होगा डी, यानी कि प्रयाग के। ठीक है। प्रश्न नंबर 48 में आइए। इसमें क्या पूछा गया है। इसमें पूछा गया है कि निम्न में से, ठीक है, किस काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी की थी। बहुत ही अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट भैया, ये इंपॉर्टेंट लगा दो, गुप्त काल। अब आप गुप्त काल क्यों सही होगा, अगर मान लीजिए आपको बहुत नहीं आता है तब भी आप सही लगा सकते थे, क्योंकि जब गुप्त काल को कहा जाता है गोल्डन इरा यानी कि स्वर्ण युग सबसे अच्छा माना जाता है, तो अच्छा में एक तो साफ जाहिर सी बात है कि उसमें महिला पुरुष का कहीं ना कहीं समानता होगा, शूद्रों का भी कहीं ना कहीं सम्मान होता होगा। तो ये एक कॉमन सी बात है कि अगर आप दिमाग लगाएंगे तो आपको मालूम चल जाएगा। ठीक है। अब आइए बात करेंगे प्रश्न नंबर 49 के बारे में। इसमें है कि कौन सा राजवंश हूणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ। तो 49 का सही उत्तर होगा सी, यानी कि गुप्त।
प्रश्न नंबर 50 है कि निम्नलिखित में से कौन सा नाटक कालिदास ने नहीं लिखा था? कालिदास ने नहीं लिखा था। 50 का सही उत्तर होगा डी, यानी कि जानकी हरण जो है ये कालिदास जी ने नहीं लिखा था। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब पहला, दूसरा, तीसरा जो ऑप्शन है ABC, ये तीनों कालिदास ने ही तो लिखा था। आपको समझ में आया कि नहीं? फिर से समझा देता हूँ। यहाँ पूछा गया कि कालिदास जी ने क्या चीज़ है, क्या कौन सा नाटक जो नहीं लिखा था, तो नहीं में होगा डी, ये कालिदास जी ने नहीं लिखा। इसका मतलब क्या हुआ कि पहला ABC ये तीनों कालिदास जी ने ही लिखा है, तो इन तीनों को भी नाम ध्यान देना। जैसे बी है अभिज्ञान शकुंतलम, ठीक है। अब आइए बात करेंगे, एक मिनट, प्रश्न नंबर 51 के बारे में। इसमें है कि अजंता गुफाओं के सरीखी जैसी गुफाएं मध्य प्रदेश में कहाँ हैं? तो प्रश्न नंबर 51 का सही उत्तर होगा ए, यानी कि बाघ धार में है, ठीक है। मध्य प्रदेश के एक जगह है, वहाँ पे है बाघ या धार में। प्रश्न नंबर 52 है कि गुप्त वंश ने, अब यहाँ पर खालिस्तान है, अवध में शासन किया। यहाँ पे पूछा गया है गुप्त काल के बारे में। 52 का सही उत्तर होगा ए, यानी कि 319 से लेकर 500 ईसा तक गुप्त वंश ने शासन किया। प्रश्न नंबर 53 है बाल विवाह की प्रथा कब आरंभ हुई? तो 53 का सही उत्तर होगा सी, यानी गुप्त काल में आरंभ हुई, ठीक है। ये चीज़ ध्यान देना है। प्रश्न नंबर 54 है कि सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए? तो 54 का सही उत्तर होगा बी, यानी कि गुप्त काल। आज हम इस वीडियो में सिर्फ गुप्त काल से संबंधित ही बातें करने वाले हैं। प्रश्न नंबर 55 है कि यूरोपीय भाषा में अनुवादित प्रथम भारतीय ग्रंथ कौन सा है? तो 55 का सही उत्तर होगा बी, यानी कि अभिज्ञान शकुंतलम। अब आ जाइए बात करेंगे। प्रश्न नंबर 56 है कि सती प्रथा का पहला उल्लेख कहाँ से मिलता है? तो 56 का सही उत्तर होगा सी, यानी कि एरर अभिलेख से। प्रश्न नंबर 57 है कि गुप्त वंश के निम्नलिखित शासकों को क्रम से आपको लगाना है। ये जितने नाम दिए गए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये सब गुप्त वंश से संबंधित है। अब आपको बताना है इनका क्रम, सबसे पहले कौन, फिर उसके बाद कौन, फिर उसके बाद कौन। तो 57 का सही उत्तर होगा डी, यानी कि 1, 2, 3। एक मिनट के, यहाँ पे आपके सामने शायद 5 नाम है, नहीं, यहाँ पर सिर्फ 4 ही नाम दिखा रहा है। एक मिनट के 1, 2, 3, 4 ही नाम है। खैर कोई बात नहीं, आपको ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। तो 57 का सही उत्तर होगा डी, यानी कि पहला आएगा चंद्रगुप्त आए, फिर उसके बाद है समुद्रगुप्त, फिर उसके बाद है चंद्रगुप्त द्वितीय, फिर है स्कंदगुप्त। इतना आपको ध्यान देना है, ऐसे ऐसे जाएगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 58 पे आ जाइए। इसमें है कि गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर कहाँ से प्राप्त हुआ? तो 58 का सही उत्तर होगा ए, यानी कि बयाना भरतपुर से, ठीक है। प्रश्न नंबर 59 है कि किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है? 59 का सही उत्तर होगा यानी कि कुमारदुत फर्स्ट, ठीक है। अब अगर हम बात करें इस प्रश्न नंबर 60 है कि यहाँ पर आपके सामने 2 कथन दिए गए हैं। एक कथन है ए, इसमें कुछ पॉइंट है और दूसरे में कुछ पॉइंट है। तो पहले हम पढ़ेंगे, तब मैं आपको समझा रहा हूँ, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ए में है कि प्राचीन भारत में सामंती व्यवस्था यानी कि फ्यूडल सिस्टम का अभ्युदय सैनिक अभियानों में देखा जा सकता है। ये हो गया आपका कथन। यहाँ आर दिया गया, यानी कि रीज़न, यानी कि कारण बताया गया है। तो आपको ये बताना है कि यह जो ये कारण है क्या इससे संबंधित है या नहीं। तो आर में है कि गुप्त काल में सामंती व्यवस्था का पर्याप्त विस्तार हुआ था। अब आइए उत्तर ही देख लेते हैं भाई। उत्तर होगा बी, यानी कि ए और आर दोनों सही है। यानी कि प्राचीन भारत में सामंती व्यवस्था जो है का अभ्युदय सैनिक अभियानों में देखा जा सकता था, ये बात सही है। और आर भी सही है, यानी गुप्त काल में सामंती व्यवस्था का पर्याप्त विस्तार भी हुआ था। लेकिन आर जो है ए की सही व्याख्या नहीं करता। लेकिन अगर बात करें आर, तो आर जो है ए के बारे में सही बातें नहीं बताता है, ये ध्यान देना, ठीक है। नहीं समझे क्या? इसमें लिखा है गुप्त काल में सामंती व्यवस्था का पर्याप्त विस्तार हुआ। इसमें लिखा है प्राचीन भारत में सामंती व्यवस्था का अभ्युदय सैनिक अभियानों में देखा जा सकता है। लेकिन यहाँ पे जो है कि पर्याप्त चीज़ें नहीं हुई थी, ठीक है। अब आइए बात करेंगे प्रश्न नंबर 61 के बारे में। इसमें है कि गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित में से किस एक पतन से संचालित होता था? 61 का सही उत्तर होगा ए, यानी कि ताम्र लिपित के द्वारा। प्रश्न नंबर आ जाइए 62 पे। इसमें है कि गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के क्या कहलाते थे? तो 62 का सही उत्तर होगा ए, यानी कि रूपक। अब आ जाइए इस वीडियो का अंतिम सवाल है, सवाल नंबर 63। यहाँ पर 2 सूची दिया गया है और एक सूची नंबर 1 में कुछ नाम दिए गए हैं, कुछ लोगों के नाम हैं, और सूची नंबर 2 में भी कुछ नाम है। तो बताना है कौन सा नाम किससे संबंधित है। तो 63 का सही उत्तर होगा सी, यानी कि एक मिनट जाइए, सी होगा। तो सी यानी कि ये वाला ना, ए का 2 होगा, बी का 3, सी का 1, डी का 4। अब एक मिनट रुक जाओ, सी ऑप्शन सही, यानी कि ए का 2। यानी कि अगर बात करें विशाखा दत्त के बारे में, तो ये एक चिकित्सक थे, डॉक्टर थे कह सकते हैं। अब बात करें बी का 3, यानी कि अगर बात करें हम बी वाह मीर की बात करें हम, तो इनका संबंध होगा 3, यानी कि खगोल विज्ञान से। इसी तरह सी का 3, यानी कि अगर हम बात करें चरक के बारे में, तो इनका संबंध होगा
एक से एक मिनट गया, एक मिनट, थोड़ा सा गलत हो गया, थोड़ा सा गलत हो गया, थोड़ा सा गलत हो गया, थोड़ा सा गलत हो गया। सही उत्तर होगा सी। ठीक है, तो ए का दो होगा, यानी कि ए का बात करें तो विशाखा दत्त का संबंध होगा दो से, यानी कि नाटक से इनका होगा। थोड़ा सा मैं गलती कर दिया था। और बी का जो संबंध होगा वो तीन से, यानी कि खगोल विज्ञान से होगा। और चरक का संबंध होगा एक से, यानी कि चिकित्सा से संबंध होगा, यानी कि डॉक्टर से संबंध है इनका। और डी यानी कि ब्रह्मगुप्त का संबंध होगा गणित से। ठीक है, तो समझ में आया सभी को। तो यह था दोस्तों आज का वीडियो। मुझे उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो पसंद आया होगा। किसी भी सवाल में कोई भी डाउट, कोई प्रयास परेशानी, तुरंत कमेंट बॉक्स में जाओ, लिखो कि ये नहीं समझ में आया, एकदम हक से मैं तुरंत उस पर वीडियो बनाऊंगा। और देखिए दोस्तों, क्या होता है कि आप सभी के लिए वीडियो काफ़ी बनाने पड़ते हैं, तो क्या होता है कभी कभी 6 से 7 वीडियोस आप सभी के लिए बनाने पड़ते हैं। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा, कभी ना कभी थोड़ा सा एक किसी ना किसी वर्ड में कन्फ्यूज़न हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए एक मिनट, क्यों यहाँ लिखा है विशाखा दत्त, और मैंने कुछ और पढ़ दिया, मैंने कि विशाखा दत्ता पढ़ दिया। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें, आपको इस पर इतना ध्यान नहीं देना, आप खुद इतने समझदार हैं, आपको मालूम होना चाहिए कि सब छोटी छोटी चीज़ें हैं। तो दोस्तों यह था आज का वीडियो। मुझे उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। आप स्वस्थ रहें, अच्छे रहें। जय हिंद, जय भारत।